Good morning, class ninth. Students, in this class, we are going to start a new topic which is related to a civics portion and the chapter name is Constitutional Design. So, introductory part में हम लोग यहाँ पर Constitution की definition देखेंगे जो कि क्या है एक set of rules and regulations जिसके अंदर citizens and government एक तरीके से उन्हें follow करती है उस set of rules and regulations and principles को Constitution बोला जाता है। जिस तरीके से स्कूल के चलने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन रखना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली रेगुलर स्कूल आना चाहिए, अभी की बात अगर ना करें तो भी, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं स्कूल में, घर में। उसी तरीके से एक स्टेट और कंट्री में रहने के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. In the next paragraph, we will see what we will discuss in this chapter. So, second paragraph is denoted to the questions which we will solve in the next classes. So, in the third paragraph, you can see one recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. तो constitution बनता कैसे है, एक्सेप्ट कैसे होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो किस तरीके के चेंजेस होंगे, वो सभी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका में एक तरीके से फ्रीडम दिलाने में वैसा ही कंट्रीब्यूशन है जैसा महात्मा गांधी का इंडिया को फ्रीडम दिलाने में है. सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ सेकेंड पैराग्राफ. नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पर जिसमें उनकी थॉट्स हैं टुवर्ड्स द डिस्क्रिमिनेशन एंड उसके बाद अपने थॉट्स भी उन्होंने डाले हैं कि किस तरीके से हमारे आइडियल्स होने चाहिए. Now, this was Nelson Mandela being tried for treason by white African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. So साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद कहते हैं, कलर के अकॉर्डिंग, कलर के आधार पे, कलर को बेस मानकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था टुवर्ड्स ब्लैक एंड वाइट. सो नेल्सन मंडेला और 7 अदर लीडर्स को ज़िंदगी भर के लिए जेल भेज दिया गया था 1964 क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड रिजाइम को एक तरीके से अपोज किया था. ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन और उन्हें अगले 28 साल उसी जेल में रहना पड़ा था. एंड रॉबिन आइलैंड. अगर हम स्ट्रगल की बात करें, अपार्थाइड के स्ट्रगल की, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम टू साउथ अफ्रीका. सो वाइट यूरोपियंस की अगर हम बात करें तो ये वाइट यूरोपियंस में हम लोग फ्रांस, पोर्टुगीज़ एंड स्पेशली ब्रिटेन को गिनेंगे. तो ये लोग कलर के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किए करते थे जो कि इंडिया में तो था ही, यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर भी था. ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था, उसी तरीके से उनकी बहुत सारी कॉलोनीज अदर कंट्रीज़ में भी थी जिनमें से एक साउथ अफ्रीका है. तो कुछ लोग इंडिया में जाके रहे थे और कुछ लोग अफ्रीका के अंदर जाके रूल ओवर कर रहे थे और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए थे. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. और वहाँ पर जिस तरीके से बाहर से आप वो लोग आके रह रहे हैं तो उनका कलर थोड़ा वाइटिश था और यहाँ के लोग जो थे वो जेनेटिकली उनका कलर थोड़ा डल था. तो according to apartheid they were divided into mainly two parts. First, on the basis of their skin color, the native people of South Africa are black in the color obviously because they are native.
they made up about 3/4 of the population and were called blacks, और उन्हें क्या ब्लैक के नाम से बुलाया जाता था. Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. अब न तो हम हमारा कलर ज़्यादा ब्लैक बोलेंगे न तो वाइटिश बोलेंगे. बिकॉज ऑफ दिस वी आर कॉल्ड colored, and people who migrated and we the people of India are known as mixed races. The white rulers treated all non-white as inferiors. The non-whites did not having voting rights. So जो white people थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा superior समझते थे and non-white को एक तरीके से inferior की तरह देखते थे, एंड उनको वोट करने का अधिकार भी नहीं था. किनको वोट करने का अधिकार नहीं? ब्लैक्स को, या फिर हम बोलें मिक्स जो लोग थे, मिक्स रेसेस को. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. तो यहाँ पर अत्याचार की जो सीरीज़ है वो शुरू हो जाती है. क्या क्या उनके साथ होता था. उन्हें अगर परमिट है तभी वो जगह पे रह सकते हैं. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड colleges, library, cinema halls, theater, beaches, swimming pools, public toilets were also separate for whites and black. इन दोनों के अलग अलग थे. वाइट जो हैं वो ब्लैक्स को अपनी ये सभी चीज़ों को शेयर नहीं करवाते थे. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. ये क्या है? एक तरीके से भेदभाव हो गया लोगों के साथ. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट. अब उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है. उन्हें चर्च में भी जाने नहीं दिया जाता है जहाँ वाइट्स आते हैं, एंड उन्हें कोई एसोसिएशन बनाने और प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं था. तो ये सभी बातें किस तरीके की एक क्रांति को जन्म दे रही थी. सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. अब यहाँ पर क्रांति की बात लेते ही एक तरीके से उन लोगों के मन में जो भी इश्यूज़ थे वो उभर कर आने लग जाते हैं, एंड दे फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम. ये जो रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाते हैं. इनमें कौन कौन है? ब्लैक्स हैं और इंडियंस भी हैं. दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स. ANC means African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. और इस जो आंदोलन है उसको लेड मतलब उसको एक तरीके से अपने साथ लेके कौन चल रही है, उसको लीड कौन कर रहा है? उसको लीड कर रही है ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड उसके अंदर वर्कर्स थे, यूनियंस थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, एंड मैनी सेंस. अब यहाँ पर बात है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ही बुरे हों. मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो जॉइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल. कुछ जो वाइट थे, जो सेंसिबल लोग थे, उन्होंने अपार्थाइड का विरोध किया. मतलब वो खुद भी इस रंग भेद की नीति के खिलाफ थे. वो सभी को समान मानते थे. उन्होंने भी ANC को एक तरीके से ज्वाइन कर लिया था और इस जो आंदोलन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया. सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज इनजस्ट एंड रेसिस्ट, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड द रूल, डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. फिर भी यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा. अपार्थाइड सिस्टम मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है ब्लैक्स को. नॉट टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात यहाँ आ रही है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ असर हुआ है लोगों के ऊपर. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. सो दबाव की नीति से कोई काम नहीं चलने वाला है. सभी लोग अपने जो हक है उसके खिलाफ अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं. तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन पर रूल नहीं कर सकते हैं. द वाइट रिजाइम चेंज दिस इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड. तो यहाँ पर जो जिनका कलर मैं सफ़ेद तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट जिनका कलर थोड़ा वाइटिश था, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लेके आई, एंड उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उन्हें भी ख़त्म किया. बैन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और रिस्ट्रिक्शंस पे लगे थे उन्हें हटा दिया गया. और आफ्टर 28 मतलब 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल एज अ फ्री मैन. 28 साल के बाद उन्हें छूट मिली थी. उन्हें
ज़िंदगी भर के लिए इम्प्रिजमेंट मतलब जेल भेज दिया गया था। 28 साल के बाद वो छूट के आए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy in the world. So एंड में जाके 26 अप्रैल 1994 को एक तरीके से प्रतीक, हम जिसे कह सकते हैं आज़ादी का प्रतीक, डेमोक्रेसी का प्रतीक, जो नेशनल फ्लैग है साउथ अफ्रीका का, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, इज़ द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग है, वो एक प्रतीक के तौर पर फहराया जाता है। Now, the apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. अब यहाँ पर apartheid सिस्टम पूरी तरीके से बैन हो चुका है एंड मल्टीरेशियल गवर्नमेंट जो भी पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन, अब यहाँ पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ we will move forward to the next paragraph. How did this come about? Let us hear मंडेला की ये थोड़ी सी एक तरीके के हम थॉट हैं, वो देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोक्राइट्स दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। अब जैसे को तैसा देने वाली जो सीख है वो अगर हम हर जगह लागू करने लग जाएंगे तो बदले के बदले में अगर बदला लिया जाए, या फिर हाथ के बदले हाथ या आँख के बदले आँख, तो ऐसे तो सोसाइटी अच्छे से नहीं चल पाएगी। किसी ने किसी को मारा और हम उसके बदले उसे मार रहे हैं, तो ये सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो यहीं पर बात इसलिए की जा रही है कि जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील किया कि क्यों ना जो वाइट हैं जिन्होंने हम पे अत्याचार किया उन्हें माफ़ कर दिया जाए। दे हैड कमिटेड वायलेंट पावर, जब वो पावर में थे और उन्होंने हमारे संग जो भी अत्याचार किया उसके लिए उन्हें हम माफ़ करते हैं। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। क्यों ना हम एक बिल्कुल ही नए अफ्रीका को एक तरीके से जन्म दें जिसके अंदर इक्वालिटी है सभी के लिए, मेन एंड वुमेन के लिए और रेसेस के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं हमारे इस कंट्री के अंदर, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स है। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन and brutal killing and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। और यहाँ पर बात की जा रही है जो पार्टी पहले से रूल करती थी वो भी, और जो नई पार्टी बनी है वो भी, मतलब जो अत्याचार करने वाली पार्टी है वो और जो अभी नई नई पार्टी बनी है वो दोनों ने साथ बैठकर नए कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से उसका ड्रॉबैक रखा। आफ्टर 2 years of discussion and debate they came out with one of the finest constitution of the world has ever had। 2 साल 2 years 11 months and 18 days तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनने में लगे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 साल के डिस्कशन के बाद वो लोग दुनिया के एक बेस्ट में से कुछ फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के निकल के आया साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट in the search for a solution to the problems nobody should be excluded, no one should be treated as a demon। यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है। they agreed that everybody should become the part of the solution। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, यहाँ पर सभी को साथ लेके चला जाएगा। भले उसने कुछ भी किया हो पास के अंदर, सभी क्या हैं बराबर हैं। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पेज नंबर 28 सम्स अप इट्स स्पिरिट। जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो प्रियम्बल का एक समरी पार्ट है। ये रही हमारी वो पिक्चर। यहाँ पर इसकी मेंशन किया हुआ है। दिस इमेज कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन्स कॉल themselves a rainbow nation। Okay, now the South African Constitution inspired Democrats all over the world. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। कहाँ ये जो कंट्री थी वो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी और अब एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। और ये जो आज की पोजीशन आई है साउथ अफ्रीका की वो 1-2 सालों में नहीं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके पाई है और एक एक इंसान की इसमें इंपॉर्टेंस है। टू ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंसेस इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन। मतलब रेनबो
में 7 कलर्स होते हैं, तो इस इस डायग्राम के ज़रिए भी हम लोग इनके कलर्स को देख सकते हैं, इनकी कंट्री की यूनिटी को देख सकते हैं इस पिक्चर के ज़रिए। नाउ फिर से वही बात है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपने थॉट्स रखे, दैट यू हैव टू read. Okay, so that's it for today's class. In the next class we will discuss why do we need a constitution, हमें constitution की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है।